हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ वेद प्रकाश शर्मा का उपन्यास एक थप्पड़ हिंदुस्तानी का पार्ट 8। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। विकास ने रिस्ट वॉच पर नज़र डाली। 12:30 बज रहे थे। प्रोग्राम के मुताबिक होना तो सरताज को हॉल में ही चाहिए था। अगर वह इन्हीं लोगों में से कोई है तो बोल क्यों नहीं रहा? कैसे पहचाने उसे? केवल एक ही तरीका था उस पर। हर एक मर्द को बुलाकर देखे जो क्या नाम है जी का इस्तेमाल करे। वही सरताज है। परंतु इतना टाइम कहाँ था उस पर? हॉल में पहले ही काफ़ी हंगामा हो चुका था। किसी भी क्षण पुलिस पहुंच सकती थी। एक आध बार और उसने अपना सवाल दोहराया, धमकी भी दी, यहाँ तो सरताज खुद सामने आ जाए, अन्यथा तुम लोगों के बीच में मुझे खुद उसे खोज निकालना होगा। वैसे भी सरताज, तुम जानते हो मेरा इरादा तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने का नहीं है। जो कुछ मैं तुमसे लेने आया हूँ वह लेकर चला जाऊँगा। बावजूद इसके सरताज के नाम पर कोई सामने नहीं आया। तब विकास ने फैसला किया, सरताज को बाद में ढूंढता रहेगा। इस वक्त यहाँ से निकलना उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। सारे हॉल में नज़रें घुमाई उसने। नज़रें अपनी कदकाठी के एक युवक पर ठहर गई। रिवॉल्वर वाला हाथ हिलाकर उसने कहा, इधर आओ। सभी के चेहरों की तरह पीला तो उसका चेहरा पहले ही पड़ा हुआ था। पर्टिकुलर उसे ही कहा गया तो पीला रंग पलक झपकते ही सफ़ेद रंग में तब्दील हो गया। मारे खौफ के उसका बुरा हाल था। थूक सटकता हुआ बोला, माँ, मेरा नाम सरताज नहीं है, अमरनाथ गोस्वामी है। सुना नहीं तुमने? लड़के की गुर्राहट कुछ और खतरनाक हो गई। इधर आओ। कथित अमरनाथ की हालत ऐसी हो गई थी जैसे साक्षात यमराज उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। आंखों में मदद की याचना लिए अन्य लोगों की तरफ देखा, मगर किसको पड़ी थी जो उसकी मदद को आगे बढ़ता। देर जितनी ज़्यादा हो रही थी, विकास की बेचैनी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। इस बार वह निर्णायक स्वर में गुर्राया, इधर आओ वरना मैं गोली मार दूंगा। और इस धमकी का ऐसा असर हुआ कि अमरनाथ एक ही झटके में इस तरफ उसकी तरफ बढ़ा जैसे किसी ने पीछे से जोर से धकेला हो। उसकी सहमी हुई आंखें, क्योंकि विकास और केवल विकास पर स्थिर थी, इसलिए यह भी न देख सका कि जिब्राल्टर की लाश उसके रास्ते में पड़ी है। वह लाश से टकराया। विकास ने कहा, संभल कर। बुरी तरह लड़खड़ा गया था वह। किसी तरह खुद को गिरने से बचाया। मरता खपता अमरनाथ अंततः विकास के नज़दीक पहुंच ही गया। उसके मन में अब भी यह शंका थी कि वह उसे सरताज समझ रहा है, इसलिए बोला, माँ, मेरा यकीन करो, माँ, मैं सरताज नहीं हूँ। कपड़े उतारो। जी जी, फौरन, जल्दी करो। विकास ने आंखें निकाली। अमरनाथ तो अमरनाथ था। हॉल में मौजूद एक भी शख्स नहीं समझ पाया कि विकास करा क्या रहा है, चाहता क्या है। मगर किसी को क्या पड़ी थी जो दूसरे की फटी में टांग अड़ाता। खुद अमरनाथ ने अपना नीला कोट फर्श पर डाल दिया था। उसी से मैच करती टाई ढीली की। हाथ थोड़े थिथिल पड़े थे कि विकास पुनः गुर्राया, जल्दी करो, कमीज भी उतारनी है, पैंट भी। अमरनाथ रोने को तैयार था, परंतु मरता क्या न करता। मुश्किल से 1 मिनट बाद उसके जिस्म पर केवल अंडरवियर और बनियान रह गए। सफ़ेद शर्ट और नीला सूट फर्श पर पड़े थे। अब विकास ने उस लड़की की तरफ इशारा किया जिसकी मदद के कारण सारी गड़बड़ हुई थी। कहा, इधर आओ। लड़की जरा भी नहीं डरी, लगभग दौड़कर उसके नज़दीक आई। मेरा एक काम करोगी? विकास ने पूछा। लड़की बोली, यह भी कोई पूछने वाली बात है भैया? ये रिवॉल्वर पकड़ो और हॉल में मौजूद जो भी व्यक्ति हिले
उसे गोली मार देना। होश उड़ गए लड़की के। मुंह से निकला, भैया बोलो, कर सकोगी? आपने मेरी इज्जत बचाई है, वह भला आपके लिए क्या नहीं कर सकती मैं। तो ये लो रिवॉल्वर और संभालो मोर्चा। कहने के साथ उसने रिवॉल्वर लड़की के हाथ में ठूस दिया। रिवॉल्वर हाथ में आते ही लड़की ने उसका रुख हॉल में मौजूद लोगों की तरफ घुमा दिया। यह अलग बात है कि चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। रिवॉल्वर वाला हाथ बुरी तरह काँप रहा था, मगर लोगों का ध्यान उस पर नहीं था, विकास पर था। उस पर जिसमें गजब की फुर्ती के साथ खून से सने कपड़े उतारे, अमरनाथ के कपड़े पहने, रिवॉल्वर लड़की से वापस लेता हुआ बोला, मेरे जाने के बाद 5 मिनट तक सबको उसी पोजीशन में खड़े रहना है जिसमें खड़े हैं। अगर मैं पकड़ा गया तो जेल से बाहर आकर उसे छोड़ूंगा नहीं, जिसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। अब जाकर लोगों की समझ में यह बात आई थी कि यह सब वह अपने बचाव के लिए कर रहा था। खून सने कपड़ों से निजात चाहता था वह, ताकि बाहर किसी का ध्यान उस पर न जाए। विकास ने मुख्य द्वार खोला, बाहर निकला और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। विकास अब इस बात पर शुक्र ही मना रहा था कि होटल छोटा था। कोई बड़ा होटल होता तो इतने बखेड़े के बाद इतनी आसानी से निकल नहीं आ सकता था। गली में किसी को इल्म तक नहीं था कि हेवेंस के हॉल में क्या हो गया है। सामान्य आवाजाही थी वहाँ। बाहर निकलते ही विकास भी उस आवाजाही का हिस्सा बन गया। शायद लिखने की जरूरत नहीं है कि वह मूंछ को दुरुस्त कर चुका था, रिवॉल्वर जेब में डाल चुका था, सामान्य से कुछ ज़्यादा तेज चाल के साथ चलता हुआ सकरी गली को पार करके मुख्य मार्ग पर आया। सराय वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थी, बावजूद इसके उसने टैक्सी पकड़ी। बगैर कोई पता बताए पिछली सीट पर बैठ गया। बैठ क्या गया, ढेर सा हो गया था वह। केवल इतना ही कहा, सीधा चल। टैक्सी वाले ने टैक्सी आगे बढ़ा दी। विकास ने ऐसी गहरी सांस ली जैसे बहुत देर से सांस रोके हुए था। आंखें बंद की, सिर पुष्ट पर टिका दिया और सोचने लगा, ये हो क्या गया। जो भी हुआ था, जो भी उसने किया था, अब उसे अपनी बेवकूफ़ी नज़र आने लगी थी। बेवजह पंगा लिया। भला उसे लड़की और जिब्राल्टर के बीच पड़ने की क्या ज़रूरत थी। उसे विजय के शब्द याद आने लगे, जासूस को भावुक नहीं होना चाहिए, आँख केवल अपने टारगेट पर स्थिर रहे, कभी ध्यान नहीं देना चाहिए कि आसपास और क्या हो रहा है। कितने सही सिद्धांत है विजय गुरु के। यदि उसने उन पर अमल किया होता तो इस मुसीबत में न फंसता, मगर उसकी आदत का क्या करता वह जो किसी पर जुल्म होता नहीं देख सकता था। लड़की के भैया कहते ही वह सब कुछ भूल बैठा था। कुछ भी सही, उसने एक मासूम लड़की की इज्जत बचा ली थी। आत्मसंतुष्टि सी महसूस कर रहा था वह। सोचते सोचते उसे लगा, विजय गुरु के सिद्धांत अपनी जगह ठीक होंगे, गलत मैं भी नहीं हूँ। भला कैसे एक मासूम लड़की की इज्जत लुट जाने देता। जासूस होना ही तो सब कुछ नहीं है। जासूस के बहुत पहले आदमी इंसान भी तो है। उसे आश्चर्य हुआ, विजय गुरु ऐसी घटनाएं देखकर कैसे आंख मूंद लेते हैं। कुछ देर यही सब सोचता रहा, फिर यह सोचकर सिर को झटका दिया कि अब उसे आगे के बारे में सोचना चाहिए। कुछ देर बाद यह खबर आम हो जाएगी कि हेवेंस में विकास को देखा गया। उसने जिब्राल्टर की हत्या की और वह देहाती के वेश में है। पुलिस के अलावा शायद विजय गुरु भी हेवेंस पहुंच जाएं। क्या अब इस वेश में ज़्यादा देर रहना सुरक्षित है? क्या उसे सराय वापस जाना चाहिए? सराय तो जाना ही चाहिए। पासपोर्ट भी तो हासिल करना है। यह भी वहीं जाकर पता लगेगा कि हेवेंस के हॉल में
सरताज था या नहीं था तो सामने क्यों नहीं आया, नहीं था तो पहुंचा क्यों नहीं। इन सवालों के जवाब जरूरी थे। वैसे भी शांता को अभी क्या पता होगा कि हेवेंस में क्या बखेड़ा हुआ है। यूं सड़कों पर घूमते रहना ठीक नहीं है। अब भी मेरे लिए सबसे सुरक्षित जगह सराय ही है। ऐसा सोचकर उसने आंखें खोल दी। टैक्सी सराय से काफ़ी आगे निकल आई थी। उसने वहीं रुकवाई, पेमेंट किया और पैदल ही एक तरफ को बढ़ गया। टैक्सी वाला अपने रास्ते चला गया था। कुछ दूर पैदल चलने के बाद विकास ने दूसरी टैक्सी ली और सराय जा पहुंचा। सामने पड़ते ही शांता ने चौंकते हुए कहा, अरे तुम्हारे तो कपड़े ही बदल गए। हाँ हाँ। बौखलाहट में केवल यही एक शब्द विकास के मुंह से निकल सका। ऐसा कैसे हो गया? बस हो गया। मगर मैं जानती हूँ तुम क्यों परेशान हो। क्या जानती हो? सरताज वहाँ पहुँचा जो नहीं। ओह, तुम्हारे मोबाइल पर फ़ोन आया था उसका, शांता ने बताया। कह रहा था पासपोर्ट पर जिस साहब के साइन होने थे उसने आज अचानक ऑफिस से छुट्टी ले ली। वह उसके घर भी गया, पता लगा दिल्ली गया है। वहाँ उसके साले का एक्सीडेंट हो गया है, कल वापस लौटेगा। तो जाहिर है अब पासपोर्ट कल ही मिलेगा। ओह, विकास ने यह सोचकर राहत की सांस ली कि अच्छा ही हुआ सरताज हेवेंस में नहीं पहुंचा। मगर लहजे में थोड़ी सी झुंझलाहट पैदा करता बोला, समय रहते खबर करनी चाहिए थी उसे। मैं बेवजह वहाँ जाकर परेशान हुआ। क्यों, पसंद नहीं आई जगह? शांता ने उसे तिरछी चितवन के साथ देखा था। इस एहसास ने विकास को झुझुरा सा दिया था कि कहीं वह पुनः उसका चुंबन लेने के लिए झपट न पड़े। थोड़ा पीछे हटता हुआ बोला, कल वह पासपोर्ट किस वक्त और कहाँ पहुँचाएगा? जिस वक्त जहाँ आज पहुँचाने वाला था। नहीं, विकास के हलक से चीख सी निकल गई। वहाँ नहीं। अरे क्यों? शांता चौंकी। बहुत बुरी तरह बिदके तुम तो शायद जगह तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। हूँ, ठीक समझी तुम। वजह? वजह वे लड़कियां थीं। साली इस तरह लिपट रही थी जैसे गुड़ पर मक्खी। विकास ने देहाती कहावत इस्तेमाल की। शांता उसके अंदाज पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके चौड़े चौड़े मेले दांत साफ नजर आए, पिछली तरह से कुछ ज़्यादा ही मेले थे। खुलकर हंसने के बाद बोली, लगता है किसी कॉलगर्ल ने ज़्यादा ही परेशान कर दिया। सरताज को फ़ोन करो, कल वह पासपोर्ट यहीं पहुंचा दे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, कह दूंगी। मगर उसकी नज़र विकास की गर्दन पर अटक गई थी। वहाँ जहाँ लगा खून का बड़ा धब्बा साफ नजर आ रहा था। ये खून कैसा? किसी से झगड़ा हुआ था क्या तुम्हारा? नहीं तो। खून कहाँ है खून? विकास बुरी तरह बौखला गया। जरूर कुछ चक्कर है। शांता की आंखें सिकुड़ गई। तुमने कपड़े भी बदले हुए हैं। इस आदमी की पुलिस को पिछले 1 साल से तलाश थी। जिब्राल्टर की लाश पर नजरें टिकाए रघुनाथ ने कहा, इस 1 साल के अंदर इसने 5 मासूम लड़कियों के साथ बलात्कार किया है। तुम्हारी भी खोपड़ी का दिवाला पिट गया है रघु डार्लिंग। विजय जिब्राल्टर की लाश के चारों तरफ परिक्रमा सी करता बोला, ये आदमी नजर आ रहा है तुम्हें? साला वन मानुष है, अपनी नस्ल का शायद आखिरी बचा था। ठीक कह रहे हो तुम। उन 5 लड़कियों में से आज एक भी जीवित नहीं है। इसके द्वारा रेप किए जाने के क्षणों में ही खत्म हो गई। अगर यह कहा जाए तो ज़्यादा सटीक होगा। अपना भयंकर खेल वह जीवित लड़की के साथ शुरू करता था, परंतु खेल खत्म होने पर वह लाश में तब्दील हो चुकी होती थी और अपने दिलजले ने इसका क्रियाक्रम कर दिया। ख्याल तो यही है लोगों का, होटल के मालिक का और इस लड़की का। अपने अंतिम शब्दों के साथ
उसने उस लड़की की तरफ इशारा किया था जिसकी मदद के चक्कर में विकास से यह सब हुआ। इन सब का एक ही कहना है, वह देहाती के मेकअप में था। जिब्राल्टर से फाइटिंग के दरमियान उसकी मूंछ उखड़ गई थी। इस घटना ने कम से कम एक बात तो स्थापित कर ही दी। वह क्या? यह कि आज 5 दिन गुजर जाने के बावजूद दिलजला अभी भी राजनगर ही में है। भरपूर कोशिशों के बावजूद वह हाथ भले ही न लग सका हो, मगर हमारी नाकेबंदी को भेद कर भी निकल नहीं पाया है। हालांकि 5 दिन का समय गुजर जाने के कारण हमें लगने लगा था कि हो न हो वह उड़नछुट हो चुका है और अब पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ की कनपटी पर थप्पड़ जमाता हुआ ही नजर आएगा। लगने मुझे भी यह लगा था कि वह निकल चुका है, मगर हर सेंटेंस के पीछे तुम यह मगर की पूछ लगाना कब छोड़ोगे तुला राशि? सवाल यह उठता है, समझ तो वह भी रहा होगा कि जब 5 दिन तक हमें उसका कोई सुराग नहीं मिला तो हम क्या सोच रहे होंगे, और हमारा यही सोचते रहना उसके फेवर में था, क्योंकि हमारी यह सोच चौकसी और बाहर निकलने वाले मार्गों पर नाकेबंदी को ढीला कर सकती थी, जिसका फ़ायदा उठाकर वह बाहर निकल सकता था। फिर उसने यह बेवकूफ़ी क्यों की? क्यों यह वारदात करके हमें बता दिया कि वह अभी राजनगर में ही है? यह सब तो उसके फेवर में नहीं हुआ। यहाँ जो कुछ हुआ है वह उसने किया नहीं है तुला राशि, बल्कि उससे हो गया है। क्या फ़र्क हुआ दोनों बातों में? उतना ही फ़र्क हुआ जितना स्वाभाविक मौत और एक्सीडेंट में होता है। यह एक एक्सीडेंट था। दिलजले की रग रग से वाकिफ़ हैं हम। जो स्टोरी यहाँ मौजूद लोगों और इस लड़की ने सुनाई है, उसके बेस पर हम एक हिट फिल्म का स्क्रीन प्ले लिख सकते हैं। दिलजले ने जब जिब्राल्टर को लड़की के साथ ज़बरदस्ती करते देखा होगा तो उसके दिमाग की सोचने समझने वाली नसों ने हड़ताल कर दी होगी। यह भूल गया होगा कि वह इस वक्त एक भगोड़ा है। केवल एक ही बात रही होगी दिमाग में, यह कि लड़की के साथ जुल्म हो रहा है और उसके रहते ऐसा नहीं हो सकता। बस कूद पड़ा मैदान में। यही तो कमी है उसमें। यह कमी न होती तो आज वह विजय दी ग्रेट बन चुका होता। तुम कुछ भी कहो, कानून कुछ भी कहे, मगर यह जो भी कुछ उसने किया है, इस कारण मुझे अपने बेटे पर गर्व है। भावुक स्वर में रघुनाथ कहता चला गया। 5 मासूम लड़कियों के साथ रेप करके उन्हें मार डालने वाले को यही सज़ा मिलनी चाहिए थी, ठीक यही। आज इस 6वीं लड़की के लिए दुनिया में विकास से बड़ा हीरो कोई नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ प्यारे कि तुम उसके द्वारा किए गए ऐलान से भी सहमत हो। जवाब देने से पहले कई पल तक रघुनाथ ने कुछ सोचा, जैसे मंथन कर रहा हो, दिल में आ रही बातें कहे या नहीं। अतः अपेक्षाकृत धीमे स्वर में बोला, एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं उसे रोकने की पूरी कोशिश करूँगा। उसकी लाश भी बिछानी पड़ी तो सच कहता हूँ, हिचकूँगा नहीं। मगर दिल की बात जानना चाहते हो तो सच्चाई यही है, मैं उसके साथ हूँ। तुम्हारी भाभी उसके साथ है। सारा देश, सारा जमाना उसके साथ है। चाहता तो आज बच्चा बच्चा यही है कि जनरल परवेज मुशर्रफ को सबक मिलना चाहिए। क्या तुम ऐसा नहीं चाहते? चाहना अलग बात है और तरीका अलग बात है। तुला राशि, दिलजले ने जो तरीका अपनाया है उससे हम किसी तरह सहमत नहीं है। हर बात का एक प्रोटोकॉल होता है प्यारे। अगर हर शख्स इस तरह प्रोटोकॉल तोड़ने लगेगा तो चल ली ये दुनिया। मैं तुमसे सहमत हूँ। लक्ष्मण झूले पर सवार हो तुम, हमसे भी सहमत हो और पुत्र से भी। रघुनाथ केवल मुस्कुराकर रह गया। यहाँ मौजूद लोगों के बयान के मुताबिक वह किसी सरताज को पूछ रहा था। विजय ने कहा, इससे पता लगता है
वह यहाँ इसी नाम के किसी व्यक्ति से मिलने आया था। सवाल उठते हैं, कौन है सरताज? दिलजला उससे क्यों मिलना चाहता था और वह यहाँ पहुँचा क्यों नहीं? इसका मतलब सरताज का पता लग जाए तो विकास का भी पता लग जाएगा। जरूरी नहीं है प्यारे, इतना समझदार तो है अपना दिलजला। भले ही सरताज खुद उसी के सिर का ताज क्यों न हो, अपना ठिकाना नहीं बताया होगा उसने उसे, तभी तो मिलने के लिए यहाँ बुलाया। ठिकाना ही बता दिया होता तो उन्हें यहाँ क्यों मिलना होता? तो कैसे पता लगे विकास कहाँ छुपा हुआ है? सारे घोड़े खोल चुके हैं प्यारे, गधे के सींग बन गया है साला। मगर अब समझ में आ गई, पूरे 5 दिन वह किसी बिल में छुपा बैठा रहा, 1 मिनट को भी बाहर नहीं निकला। इसलिए हमारे सारे घोड़े बेरंग वापस आ गए। बात ठीक भी है, जब वह कोई एक्शन नहीं करेगा तो रिएक्शन कैसे होगा? अब ये एक्शन किया है यानी बिल से बाहर निकला है, तो हम नए सिरे से अपने घोड़े दौड़ाते हैं। जंबूरे में तो उसे हमारे फंसना ही पड़ेगा। बात पूरी होते होते विजय का मोबाइल बजने लगा था। उसने मोबाइल निकाला, ऑन किया और बोला, अनाथ आश्रम का हेडमास्टर बोल रहा हूँ। आप कौन साहब? क्या नाम है जी? मैं जानता हूँ आप मिस्टर विजय बोल रहे हैं। दूसरी तरफ से उभरने वाली आवाज़ थोड़ी मोटी थी या आवाज़ बदलकर बोलने की कोशिश की जा रही थी। सब जानते ही हो तो अब क्या कहूँ अपनी तारीफ में? तुम ही कहो, कौन हो तुम और कैसे फ़ोन किया? सपाट लहजे में कहा गया। मैं आपको विकास का पता बता सकता हूँ। शब्द इतने सीधे थे कि दाढ़ से विजय के मस्तिष्क से टकराए। पहला ध्यान रघुनाथ पर गया। वह लाश के पंचनामे की कार्रवाई में जुट चुका था। तवज्जो विजय की तरफ नहीं थी। फिर भी मोबाइल सहित उससे दूर हटते हुए विजय ने कहा, तो बताओ ना प्यारे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? क्या नाम है जी? मेरे 5 लाख का क्या होगा? हमारा नाम विजय दी ग्रेट है जी। 5 लाख तुम्हें ज़रूर मिलेंगे, जो दिलजले पर इनाम रखा गया है। क्या नाम है जी? मुझे 5 लाख पता बताने से पहले चाहिए। बार बार क्यों पूछ रहे हो प्यारे? बता तो चुके हैं, नाम विजय दी ग्रेट है। और जहाँ तक सवाल 5 लाख का है, तो इनाम अंडरवर्ल्ड ने नहीं रखा है मियाँ, सरकार ने रखा है। सरकारी प्रणाली से तो तुम वाकिफ होगे ही। जहाँ अंडरवर्ल्ड की तरह इनाम इधर आदमी उधर नहीं किया जाता, काम कराने के बाद मिलता है। क्या नाम है जी? मुझे पहले चाहिए, फिर नाम पूछ रहे हो यार? तुम्हें नाम पूछने की बीमारी है क्या? इस बात को छोड़ो। क्या नाम है जी? मेरे सवाल का जवाब दो। 5 लाख पहले मिलेगा या नहीं, समझने की कोशिश करो यार। इनाम देने वालों में मैं फाइनल अथॉरिटी नहीं हूँ, पूछकर बताना पड़ेगा। ठीक है, मैं फिर फ़ोन करूँगा। क्या नाम है जी? तुम पूछकर रखना। विजय समझ गया। क्या नाम है जी? दूसरी तरफ से बोलने वाले का तकिया कलाम है। उसकी तरफ से बात कंप्लीट हो चुकी थी, इसलिए संबंध विच्छेद कर सकता था। अतः विजय ने जल्दी से कहा, जो बात तुम बार बार कह रहे हो, एक बार हमें भी कहने दो। तुम्हारा क्या नाम है जी? बता दो, एड्रेस भी दे दो, इनाम की रकम वहीं पहुंचा देता हूँ। क्या नाम है जी? अभी तो तुम कह रहे थे तुम फाइनल अथॉरिटी नहीं हो, फिर भी मीटिंग में तुम्हारा नाम तो बताना पड़ेगा। गुर्राहट सी उभरी। मुझे बेवकूफ़ समझते हो? नहीं भैया, इतना बेवकूफ़ भी नहीं हूँ कि दुनिया के सबसे अक्लमंद आदमी को बेवकूफ़ समझूँ। मेरी नज़र में तो तुमसे ज़्यादा पहुँचा हुआ आदमी दुनिया में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें उसका पता मालूम है जिसका पता मालूम करने के लिए हमारे सारे घोड़े बेलगाम घूम रहे हैं। मगर क्या नाम है जी? क्या कहना चाहते हो? नाम विजय है। अपना नाम तो कई बार बता चुके हैं मियाँ, एक बार तुम भी अपना नाम बता दो।
वरना तुम्हारी तरह हमें भी बार बार क्या नाम है जी बजने की बीमारी लग जाएगी। क्या नाम है जी? मैं अपना नाम उसे बताऊंगा जो मुझे 5 लाख देगा। अच्छा ये तो बता सकते हो, तुम्हें पता कैसे लगा दिलजला कहाँ है? नहीं बता सकता। तब तो बात नहीं जमेगी मियाँ। हमें कैसे यकीन हो कि तुम्हें सचमुच दिलजले का पता मालूम है? 5 लाख के चक्कर में हवा में लट भी तो घुमा रहे हो सकते हो तुम। तो तुम्हें सबूत चाहिए। क्या नाम है जी कि मुझे सचमुच विकास का पता मालूम है? सबूत चाहिए, वह भी पक्का। क्या नाम है जी? इन शब्दों के साथ फोन पर चुप्पी छा गई। जैसे सोचा जा रहा था कि क्या सबूत पेश किया जाए। फिर कहा गया, जिस मेकअप में इस वक्त वह है, मैं तुम्हें उसका फ़ोटो उपलब्ध करा सकता हूँ। वाह, इससे पक्का सबूत भला और क्या होगा। करा दो मियाँ, तुम्हारे 5 लाख पक्के। इस वक्त मैं किशनपुरा के पीसीओ नंबर 65 से बोल रहा हूँ। क्या नाम है जी? बेवकूफ़ मत समझना मुझे। बता इसलिए दिया है क्योंकि जानता हूँ यहाँ का नंबर तुम्हारे मोबाइल पर आ चुका है। मेरे फ़ोन रखते ही तुम वैसे ही भी यहाँ का पता मालूम कर लेते, इसलिए मेरे बता देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या नाम है जी? तो कह मैं यह रहा था कि विकास के वर्तमान हुलिये का फ़ोटो तुम्हें इस पीसीओ के मालिक के पास से मिल जाएगा। पहले उसे देख लो, संतुष्ट हो लो, मीटिंग कर लो, मैं बाद में फ़ोन करूँगा। मगर मियाँ, कहता कहता रुक गया विजय, बल्कि रुक जाना पड़ा। बोलने का कोई फ़ायदा नहीं था। दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया था। विजय ने फुर्ती के साथ कमिंग कॉल का नंबर पढ़ा और तुरंत उसे डायल पर डाल दिया। नंबर रिंग होने लगा, मगर पूरा रिंग होने के बाद विजय का स्वागत इंगेज की टोन ने किया। वह समझ गया दूसरी तरफ वाला खेला खाया है। विजय फौरन पीसीओ के मालिक से पूछताछ न कर सके, इसलिए वह या तो संबंध विच्छेद करते ही कहीं और फ़ोन मिलाकर फ़ोन को इंगेज किए हुए है, या रिसीवर को हैंगर पर लटकाए बगैर पीसीओ से सरक लिया है। विजय की उंगलियों ने तेजी से अशरफ का नंबर डायल किया। संबंध स्थापित होते ही बोला, जहाँ कहीं भी हो प्यारे जान जरोखे, फौरन किशनपुरा के पीसीओ नंबर 65 पर पहुँचो। बगैर टाइम गवाए उसके मालिक सहित वहाँ जितने भी लोग हो सबको दबोच लो। अशरफ ने कहा, मैं तो किशनपुरा से काफ़ी दूर हूँ, बाकी सबको भी यही निर्देश दो, जो नज़दीक होगा वह सबसे पहले पहुँच जाएगा। पहुँचना वहाँ सभी को है। क्या वहाँ से विकास का फ़ोन आया है? जवाब देने का टाइम नहीं है प्यारे, टाइम एक्शन का है। कहने के बाद उसने अशरफ के जवाब की प्रतीक्षा किए बगैर कनेक्शन काट दिया। अपने काम से निपटकर उसी की तरफ आ रहे रघुनाथ ने पूछा, किसका फ़ोन था? कल्लो भटियारिन का। कहने के साथ वह दरवाजे की तरफ लपका। अरे! रघुनाथ चौंक कर उसके पीछे लपकता हुआ बोला, कहाँ जा रहे हो? विजय ने बगैर रुके ऊंची आवाज़ में कहा, बताया तो है प्यारे, कल्लो भटियारिन के पास। मगर उसके दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही रघुनाथ ने आगे निकलकर उसका रास्ता रोक लिया। विजय को ठिठक जाना पड़ा। रघुनाथ एकटक उसी की तरफ देख रहा था, जैसे उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। विजय को कहना पड़ा, क्या बात है रघु डार्लिंग, अचानक बड़ी कातिल नज़रों से देख रहे हो हमें? बात तो तुम बताओगे। रघुनाथ बराबर उसे घूर रहा था। हम क्या बताएंगे? किसका फ़ोन था? कहाँ भागे जा रहे हो? बता तो चुके हैं प्यारे, कल्लो भटियारिन बोल रही थी। उसका बच्चा सीढ़ियों से गिर गया है। हमारा ब्लड चाहिए, क्योंकि ऐसे उटपटांग नाम तुम तभी लेते हो जब कोई बात छुपानी होती है। क्या बात है तुला राशि, अचानक स्मार्ट हो गए हो तुम, और वह भी ज़रूरत से ज़्यादा। घुमाओ मत बात को, सच सच बताओ, किसका फ़ोन था? कहाँ जा रहे हो? सीन हर बार से थोड़ा उल्टा था। आमतौर पर रघुनाथ विजय से पीछा छुड़ाना चाहता था और विजय अपनी बकवास सुना सुना कर उसे बोर कर देता था।
मगर इस वक्त पीछा विजय छुड़ाना चाहता था। एक एक पल भारी पड़ रहा था उसे, और रघुनाथ था कि पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। रघुनाथ को एक तरफ धकेलकर या बगैर उसे संतुष्ट किए वह वहाँ से नहीं जा सकता था। ऐसा कुछ करता तो यह शक तो रघुनाथ को हो ही चुका था कि फ़ोन इसी केस से कनेक्टेड था और वह किसी से मिलने जा रहा है। ऐसी अवस्था में वह उससे चिपक सकता था और वह चिपकाता भी नहीं तो उसका पीछा कर सकता था। ऐसा वह चाहता नहीं था। सो विजय एकदम हाथ पे ढीले छोड़ता हुआ बोला, ठीक है प्यारे, अगर तुम नहीं चाहते कि हम जाएं तो नहीं जाते। वैसे भी जिंदगी में पहली बार रुकने का अनुरोध किया है तुमने, फिर भला ऐसा कैसे हो सकता है कि हम रुके नहीं। तुम्हें रोकने वाले होने चाहिए प्यारे, हम तो कयामत तक यहीं रुके रहेंगे। रघुनाथ ने अब भी उसे घूरते हुए कहा, मगर यह नहीं बताओगे कि फ़ोन किसका था? बापू जान का, विजय ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। रघुनाथ चौंका। ठाकुर साहब का, विजय ने जवाब मुंह से नहीं हाँ में सिर हिलाकर दिया। तो भाग क्यों रहे थे? क्योंकि वे यहाँ आ रहे हैं। ठाकुर साहब आ रहे हैं, तब तो तुम्हारा चले जाना ही ठीक है। क्यों? तुम बदतमीजी किए बगैर मानोगे नहीं। उन्हें फिर गुस्सा आएगा। अपना गुस्सा वे मुझ पर उतारेंगे। कहेंगे मैं क्यों हर घटना स्थल पर तुम्हें बुला लेता हूँ। तुम चले ही जाओ यहाँ से। जा तो यही सब सोच कर रहे थे प्यारे, मगर अब जाने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। बहरहाल तुमने पहली बार इतने प्यार से रोका है, प्लीज़ निकलो यहाँ से। रघुनाथ ने उसे दरवाजे की तरफ धकेला। कोई और मौका होता तो इस वक्त वह रघुनाथ से और लिपटता, परंतु इस वक्त तो खुद उसे एक एक पल भारी था। सो यह कहकर हेवेंस का दरवाज़ा पार कर गया कि ठीक है तुला राशि, बेइज्जती करके निकाल रहे हो हमें यहाँ से, मगर हम भी इस अपमान को भूलेंगे नहीं। जब मौका आएगा तो बताएंगे। सकरी गली में पहुँचते ही उसने पीसीओ का नंबर अपने मोबाइल के रीडायल पर डाला और दौड़ने जैसे अंदाज में गली पार की। बड़बड़ाया, होटल भी साले कितनी सकरे इलाके में बनने लगे हैं कि गाड़ी मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुंच सकती। उसकी गाड़ी पुलिस गाड़ियों के साथ मेन रोड पर फुटपाथ पर खड़ी थी। रीडायल पर पड़ा मोबाइल अपना काम कर रहा था, अर्थात नंबर बार बार स्वतः डायल हो रहा था। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर जमते ही उसने मोबाइल डैशबोर्ड पर रखा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। शायद लिखने की जरूरत नहीं है कि रुख किशनपुरा की तरफ था। मुश्किल से 2 मिनट का सफ़र तय कर पाया था कि वह की डैशबोर्ड पर रखा मोबाइल बजने लगा। यह इस बात का संकेत था कि जो नंबर रीडायल पर डाला गया था उससे कांटेक्ट हो गया है। विजय ने झपटने वाले अंदाज में बाएं हाथ से मोबाइल उठाया, उसे ऑन किया, कान से लगाया और दाएं हाथ से गाड़ी ड्राइव करता हुआ थोड़े कड़क लहजे में बोला, पीसीओ नंबर 65 से बोल रहे हो ना? यस, हु आर यू? मैं इंस्पेक्टर विजय सिंह बोल रहा हूँ। पिछले 10 मिनट से यह फ़ोन इंगेज क्यों जा रहा था? ओह सर, वो बात ये थी कि अजीब अजीब कस्टमर आ रहे हैं। पुलिस का नाम सुनते ही दूसरी तरफ से बोलने वाला बौखला गया था। वो साली रिसीवर को ठीक से कैंडल पर रखकर नहीं गई। कौन साली? विजय ने गुड़क कर पूछा। एक बुरके वाली थी साहब। बुरके वाली थी या किसी मर्द ने बुर्का पहन रखा था? साहब, मैं तो उसे लेडीज ही समझ रहा था, मगर अब आप कह रहे हैं तो। विजय ने उसकी बात काटकर पूछा, तुमने उसकी शक्ल नहीं देखी? नहीं साहब, अपने चेहरे से नकाब हटाया ही कब था। वह बुर्के वाली नहीं, बेवकूफ़ बुर्के वाला था। कितनी देर पहले गया है वहाँ से? करीब 10 मिनट हो गए साहब। और उसने मुझे कुछ दिया भी था। क्या? एक फ़ोटो। कहा था कोई विजय नाम का शख्स आएगा, उसे दे दूं। मैं पहुंच रहा हूं। क्या वह फ़ोटो आपके लिए है? ओह हाँ, आपने अपना नाम विजय सिंह। विजय ने आगे की बकवास नहीं सुनी। कनेक्शन ऑफ करके एक्सीलेटर पर पैर का दबाव बढ़ा दिया। गुलफाम, एक ऐसा किरदार
जो किसी जमाने में राजनगर का माना हुआ गुंडा हुआ करता था। एक ऐसा शख्स जिसके चाकू की पूजा हुआ करती थी। एक ऐसा कैरेक्टर जो अपने कैरेक्टर का बहुत मजबूत था, अपनी ताकत के मद में चूर होकर जिसने कभी किसी मजलूम को नहीं सताया। एक ज़माना था जब राजनगर में दूसरा ऐसा कोई गुंडा नहीं था जो गुलफाम का मुकाबला करना तो दूर आंख भी मिला सके। अपने चाकू का दीवाना था वह। यह बात फेमस थी कि गुलफाम के हाथ में अगर उसका चाकू हो तो मशीन गन तक से उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। अपनी तरफ चलने वाली गोलियां तक को वह अपने चाकू पर झेल जाता था। उसने घोषणा कर रखी थी, जिस दिन किसी ने मेरे हाथ में चाकू रहते हुए मुझे परास्त कर दिया, उसी दिन से मैं परास्त करने वाले को अपना उस्ताद मान लूँगा। और फिर एक दिन एक केस के सिलसिले में उससे विजय टकरा गया। विजय और गुलफाम आमने सामने थे। गुलफाम के हाथ में उसका चाकू था, विजय निहत्था था। गुलफाम ने कहा, मेरा मुकाबला करना चाहते हो तो कोई हथियार हाथ में ले लो बाबू, बाद में मत कहना। गुलफाम ने निहत्था होने के कारण चीर दिया। तब विजय ने अपनी चिरपरिचित शैली में कहा था, मुकाबला इसी तरह होगा गुलफाम प्यारे, और आज तुझे पता लग जाएगा कि तू केवल ऊँट है, वह ऊँट जिसे आज पहाड़ के नीचे आना ही है। मुकाबला हुआ, जबरदस्त मुकाबला। गुलफाम ने छक्के भले ही छुड़ा दिए हो विजय के, मगर अतः जीत विजय की ही हुई। और गुलफाम ने अपने वादे के मुताबिक विजय के पैर पकड़ लिए, गुरु मान लिया उसे। तब विजय ने कहा, मुझे कभी किसी को चेला बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं रही। अगर खुद को मुझसे परास्त मानते हो तो बस एक बात मान लो मेरी, आप गुलफाम की गर्दन भी मांगेंगे तो वह भी मिलेगी। और तब विजय ने उससे कहा, इस चाकू को हमेशा के लिए त्याग दो, कसम खाओ कि चाकू के बूते पर कभी किसी से अपनी बात नहीं मनवाओगे, गुंडागर्दी छोड़ दोगे और मेहनत की कमाई खाओगे। चाकू त्यागने पर जोर तो बहुत पड़ा गुलफाम पर, मगर कोल के पक्के बंदे ने उसी वक्त विजय को वचन दे दिया, एक छोटा सा धंधा शुरू किया, गुलफाम होटल एंड रेस्टोरेंट। यही था वह काम जिसकी अब वह कमाई खाता था। चाकू अपने एक पुराने संदूक में बंद कर दिया था उसने। मगर एक कहावत है, चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से नहीं जाता। भले ही गुलफाम गुंडागर्दी न करता हो, कभी चाकू का इस्तेमाल न किया हो, मगर छोटे मोटे गुंडे अब भी उसके रेस्टोरेंट में पड़े रहते थे, उसे उस्ताद कहते थे और मानते थे। इतना ही नहीं, राजनगर में उभरने वाला हर गुंडा सबसे पहले उसकी चौखट पर सजदा करता था, उसका आशीर्वाद लेता था। और इसी कारण विजय को जब किसी केस के दरमियान किसी गुंडे की तलाश होती तो वह सीधा गुलफाम के पास आता था। गुलफाम विजय को सम्मान उसी तरह करता था जिस तरह सचिन तेंदुलकर अचरेकर का करता है। विजय को मास्टर कहता था। वह धीरे धीरे वह विजय की फैमिली मेंबर जैसा हो गया। विजय को जिस गुंडे की तलाश होती थी, अगर वह उसका नाम भी नहीं जानता था तो गुलफाम उसका हुलिया पूछता, कोई पहचान पूछता, और देखते ही देखते गुलफाम उस गुंडे को लाकर विजय के सामने खड़ा कर देता। कभी ऐसा नहीं हुआ था जब विजय को गुलफाम के पास से निराश लौटना पड़ा हो, और इसलिए किशनपुरा के पीसीओ से विजय सीधा गुलफाम के पास पहुंचा। गाड़ी उस बोर्ड के नीचे रोकी जिस पर गुलफाम होटल एंड रेस्टोरेंट लिखा था। वह गाड़ी से निकला, रेस्टोरेंट के गेट पर पहुंचा। तभी एक 15 वर्षीय छोकरा जिसके जिस्म पर एक मैली सी टी शर्ट और ढीला डाला निक्कर था, उसके सामने आता हुआ बोला, क्या चाहिए साहब? गुलफाम है? विजय ने पूछा। ए बाबू साहब, छोकरे ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए चेतावनी सी दी। इज्जत से बोलने का। उस्ताद है वो अपने, उस्ताद जी।
कोई उनका नाम नहीं ले सकता। विजय के होठों पर बरबस सी मुस्कान खिंच गई। बोला, चल उस्ताद ही सही, जरा बुला अपने उस्ताद को। ए कैसा बाबू है तू, हुक्म काहे को देता है अपन को। एक बसरे पर मारूंगा ना तो डिब्बा बन जाएगा कचरे वाला।